हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी मार्केट फेलियर स्टार्ट करा हुआ है, राइट। हमने मार्केट फेलियर क्या है समझा था एंड हमने ये देखा था कि देयर आर 4 मेन रीजंस फॉर मार्केट फेलियर, और ये 4 में से 2 रीजंस को हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था, है ना। तो अब जो रिमेनिंग 2 रीजंस है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, व्हाट वर द 4 मेन रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। 4 मेन रीजंस वर मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। ये 4 कारणों की वजह से मार्केट फेल कर सकती है। अब इनमें से भी मार्केट पावर एंड एक्सटर्नैलिटीज हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट, कि कैसे इनकी वजह से मार्केट फेलियर होती है। तो आज हम देखेंगे पब्लिक गुड एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए पब्लिक गुड से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज पब्लिक गुड। लेकिन पब्लिक गुड आखिर है क्या और कैसे ये मार्केट को फेल कराती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ये थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड है ये किसने डेवलप किया। देखिए, पॉल ए सैमुअल्सन who introduced the concept of collective consumption good in his path-breaking 1954 paper, The Pure Theory of Public Expenditure, is usually recognized as the first economist to develop the theory of public good. तो देखिए, ये थ्योरी किसने डेवलप किया? पॉल ए सैमुअल्सन ने किया। कब किया? 1954 में किया। और कहाँ पे किया? इन हिज पेपर या इन हिज बुक कॉल्ड द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आखिर ये पब्लिक गुड है क्या? देखिए, अ पब्लिक गुड ऑल्सो रिफर्ड टू एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड और सोशल गुड इज डिफाइंड एज वन विच ऑल कैन एंजॉय इन कॉमन। तो पब्लिक गुड ऐसे गुड है जो सारे लोग, बहुत सारे लोग कॉमन में एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली उस गुड को कंज्यूम कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtraction from other individuals' consumption of that good. देखिए, अब पब्लिक गुड ऐसे गुड है कि अगर मैं उसको कंज्यूम करूं तो आपके लिए उस गुड की कमी नहीं होगी। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले पब्लिक गुड की, then one example would be public park. अब पब्लिक पार्क ऐसी पार्क है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही साथ जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो अपने हिसाब से पब्लिक पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर मैं पब्लिक पार्क में जाके बैठी हूँ तो आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग पब्लिक पार्क, राइट। मेरे पब्लिक पार्क में एंजॉय करने की वजह से किसी और की एंजॉयमेंट में या किसी और की कमी में सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, राइट। किसी और की एंजॉयमेंट में कमी नहीं हो रही। तो इस टाइप की गुड को हम पब्लिक गुड कहेंगे। A public park would be an example of public good. Similarly, street light भी एक example हो सकती है public good की, right? जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में ही उस good को consume कर सकते हैं and enjoy कर सकते हैं। Now, to understand how public good can cause externality, we need to understand the characteristic of public good as well as private good. अब ये public good कैसे externality create करती है, उसके लिए हमें public good and private goods दोनों में क्या अंतर है पहले वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो समझते हैं। ओके, सो प्राइवेट गुड्स वर्सेस पब्लिक गुड्स। पहले तो देखते हैं प्राइवेट गुड्स क्या है। देखिए, मोस्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी आर प्राइवेट गुड्स विच आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। देखिए, मार्केट में ज्यादातर जो गुड्स हम खरीदते हैं वो प्राइवेट गुड्स ही होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं फूड की बात करूँ तो देखिए, मैंने एक फूड खरीदा है जो मैं अभी खाना चाहती हूँ, राइट। तो अगर मैं वो फूड खाऊंगी तो कोई और वो फूड नहीं खा पाएगा, राइट। तो फूड ऐसी चीज है जो कलेक्टिवली हम इसकी कंजम्पशन नहीं कर सकते। जो एप्पल मैं खाऊंगी तो वो मेरा एप्पल हो जाएगा, वही एप्पल आप नहीं खा सकते क्योंकि मैं वो खा चुकी हूँ, है ना। सिमिलरली, अगर मैं क्लॉथ की बात करूँ तो जो कपड़े मैंने पहने हैं और वो मेरे कपड़े हो गए, अब साथ में आप वो सेम कपड़ा नहीं पहन पाओगे, है ना। तो देखिए, प्राइवेट गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कलेक्टिवली एक ही साथ बहुत सारे लोग कंज्यूम नहीं कर पाते, वो ईच इंडिविजुअल की प्राइवेट होती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइवेट गुड्स की? देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज एक्सक्लूडेबल, व्हिच मींस कंज्यूमर्स हु डू नॉट पे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग देम।
एग्जाम्पल मूवी टिकट्स। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर प्राइवेट गुड्स की है कि एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी कि देखिए प्राइवेट गुड्स यूजुअली जो लोग खरीदते हैं वही ओन कर पाते हैं, राइट। अब जो लोग नहीं खरीदेंगे, पीपल हु डू नॉट पे, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम यूजिंग दोज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूवी टिकट की बात करें तो देखो मूवी थिएटर में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाती है जिन्होंने टिकट खरीदा है, राइट। जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा है आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम एंटरिंग द थिएटर। तो दैट्स व्हाई प्राइवेट गुड्स जो है वो एक्सक्लूडेबल होती है। सिमिलरली अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज ड्राइवरलेस। अब ड्राइवरलेस का क्या मतलब होता है कि वन पर्सन कंजम्पशन reduces the quantity available for others. Example, if you eat an apple, no one else can eat the same apple. अब प्राइवेट गुड्स क्या होती है ना कि अगर आपने वो गुड्स खरीदा है तो यू आर स्टॉपिंग समवन एल्स फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। यानी कि अगर आपने एक एप्पल खाया है तो वही सेम एप्पल कोई और नहीं खा सकता। तो आपके खाने की वजह से एक एप्पल कम हो गया है दुनिया में, राइट। सो इसको हम कहेंगे राइवलनेस, यानी कि देयर इज राइवलरी कॉम्पिटिशन कि ये गुड्स किसको कौन कंज्यूम करेगा, ठीक है। क्योंकि आप साथ में कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। अगर आप साथ में कलेक्टिवली कंज्यूम कर सकते तो कोई राइवलरी नहीं होती। लेकिन क्योंकि प्राइवेट गुड्स सिर्फ एक इंडिविजुअल एट अ टाइम कंज्यूम कर सकता है तो इसलिए इसकी जो कंजम्पशन है वो राइवललेस होती है। यानी कि अगर एक इंसान ने वो कंज्यूम किया है तो एट द सेम टाइम दूसरा इंसान कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फूड, क्लोथिंग, मूवी टिकट्स, टेलीविजन, कार, हाउसेस, ये सारी क्या है, ये प्राइवेट गुड्स है। जब एक इंसान इस चीज की कंज्यूम कर रहा है तो दूसरी इंसान सेम टाइम पे वही चीज की कंज्यूम नहीं कर सकता। अब पब्लिक गुड्स बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होती है, राइट। पब्लिक गुड्स कौन से ऐसे गुड्स है जिसकी कंजम्पशन कलेक्टिव होती है, यानी कि साथ में लोग उसको कंज्यूम करके एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, देखिए पहले तो ये नॉन ड्राइवरलेस होती है क्योंकि सब लोग साथ में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट। देखिए अगर आप स्ट्रीट लाइट की बेनिफिट ले रहे हो तो आप किसी और को स्ट्रीट लाइट की बेनिफिट से वंचित नहीं कर रहे हो, राइट। बहुत सारे लोग एक ही साथ स्ट्रीट लाइट की बेनिफिट्स ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीट लाइट डस नॉट मीन कि किसी और को कम बेनिफिट मिलेगी उसकी, है ना। सबको इक्वली, जो भी वो स्ट्रीट में चलेगा सबको इक्वली स्ट्रीट लाइट की बेनिफिट मिलेगी। सो इट इज नॉन ड्राइवरलेस। सिमिलरली इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। Once provided, individuals cannot be easily excluded from benefiting. For example, national defense. देखिए अब नेशनल डिफेंस भी एक पब्लिक गुड की एग्जाम्पल है। देखिए बॉर्डर में जो हमारे सिपाही या हमारी जो फौजी है वो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर की, राइट। तो वंस एक बार जब उन्होंने बॉर्डर की प्रोटेक्ट करी तो पूरे देश के लोग को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर सेव करके या सिर्फ मेरे को कर रहे हैं। अगर वो बॉर्डर में प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो नेशन के सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे बेनिफिट लेने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देखिए अगर बॉर्डर में हम फौजी को नहीं, आर्मी को, अपने आर्मी पर्सन को नहीं लगाएंगे तो सबके लिए अनसेफ होगा, और अगर लगाएंगे तो सबके लिए सेफ होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकते कि मैं तो बॉर्डर पे रक्षा करूंगा लेकिन ये पर्सन के लिए मैं रक्षा नहीं करूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि ये सब कलेक्टिव हो रहा है ना, यहाँ पे सबको कलेक्टिव ही बेनिफिट मिल रहा है। तो आप किसी को भी यहाँ पे, किसी एक पर्सन को आप यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर में जो सिपाही है उनके भी कई दुश्मनी हो सकते हैं, राइट। ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनको भी नहीं पसंद। तो क्या वो कह सकते हैं कि नहीं इनके लिए तो मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, बाकी लोग के लिए प्रोटेक्ट करूंगा? दे कैन नॉट, राइट। क्योंकि बॉर्डर को जब वो सेफ गार्ड कर रहे हैं तो सबको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज indivisibility, यानी कि all individuals can consume the same amount of good without diminishing its value. तो सब लोग साथ में वो चीज कंज्यूम कर सकते हैं और सबके कलेक्टिवली कंज्यूम करने से उसकी वैल्यू डिमिनिश नहीं होती। जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, राइट। अब मेरे जाने से, मेरे पब्लिक पार्क में बैठने से
पब्लिक पार्क की जो वैल्यू है वो कम नहीं हो जाती है ना। सिमिलरली स्ट्रीट लाइट, मेरे स्ट्रीट लाइट की बेनिफिट लेने से किसी और के लिए उसकी बेनिफिट कम नहीं होती। तो ऐसे गुड्स होते हैं पब्लिक गुड्स। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है, नेशनल डिफेंस हो गया, हाईवेज, पब्लिक एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ इन्फोर्समेंट, लाइट हाउसेस, फायर प्रोटेक्शन, डिजीज प्रिवेंशन एंड पब्लिक सैनिटेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल है पब्लिक गुड्स के। तो प्राइवेट एंड पब्लिक गुड आपने समझ लिया, राइट। तो हम देखते हैं कि पब्लिक गुड एक्सटर्नैलिटी कैसे क्रिएट करता है। हम बात करते हैं कि हाउ पब्लिक गुड कॉजेस मार्केट फेलियर। देखिए पब्लिक गुड्स आर जनरली मोर वल्नरेबल टू इश्यूज सच एज एक्सटर्नैलिटीज, यानी कि मेरे एक्शन की वजह से कोई थर्ड पार्टी को अफेक्ट हो रही है तो उसे एक्सटर्नैलिटी कहेंगे, राइट। देखिए पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है ना कि अगर हम पब्लिक पार्क की ही एग्जांपल ले तो लेट्स से यहाँ पे मैं गई हूँ और आप भी गए हो, ठीक है। अब पार्क में मैं क्या करती हूँ, स्मोक करती हूँ। अब ये स्मोक के वजह से आपको भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, दो यू आर नॉट स्मोकिंग। तो इस तरह से देखिए जो पब्लिक कंजम्पशन की चीजें हैं दे अक्सर फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटी। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फेस करना पड़ रहा है, राइट। मेरे एक्शन की वजह से आपको नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, आप भी एक पैसिव स्मोकर यहाँ पे बन गए। तो इस तरह से जो पब्लिक कंजम्पशन की चीजें हैं दे आर वल्नरेबल टू इश्यूज सच एज एक्सटर्नैलिटी। एंड अनदर इशू दे फेस इज इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अब ये पार्क में ना ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। एंड बिकॉज किसी के यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है तो आप मेरे को रोक भी नहीं सकते यहाँ पे स्मोक करने से, until and unless it is banned by the authorities। तो आप मुझे रोक नहीं सकते है ना, मैं जाके स्मोक कर सकती हूँ लेकिन आपको यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, बट स्टिल यू कैन नॉट स्टॉप मी। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे किसी के ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो लोग ना पब्लिक जो गुड्स है उसकी ज्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान भी नहीं देते, वो अपना ड्यूटी नहीं समझते कि पब्लिक गुड्स को वो मेंटेन करे बिकॉज ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। सो दिस इज अनदर इशू दैट पब्लिक गुड्स फेस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होती है दैट इज फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये पब्लिक गुड्स है ना ज्यादातर लोग इसको फ्री में ही एंजॉय करना चाहते हैं, कोई भी इसकी कॉस्ट को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। पीपल वांट टू एंजॉय दिस गुड्स फॉर फ्री, तो उसे हम कहेंगे फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब ये फ्री राइडर प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है एंड हाउ इट कॉजेस मार्केट फेल। देखिए the absence of excludability in case of public goods and the tendency of people to act in their own self-interest will lead to the problem of free riding. There is no incentive for people to pay for the good because they can consume it without paying for it. अब public goods क्या होता है ना, लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट पेइंग फॉर इट, तो किसी के पास भी इंसेंटिव नहीं रहती कि वो उस गुड के लिए पे करे। अब चाहे वो पे करे ना करे, आप किसी को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते ना वो गुड कंज्यूम करने के लिए। एक्सक्लूड कर पाते हैं फिर ठीक रहता, लेकिन बिकॉज यू कैन नॉट इवन एक्सक्लूड पीपल एंड बेनिफिट तो सब ले रहे हैं लेकिन पे कोई नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या होता है ना, लेट्स से अगर स्ट्रीट लाइट के हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लेट्स से ए बी एंड सी तीन लोग है, ठीक है। ए एंड बी की ऑफिस रात तक रहती है, उनको घर लौटते वक्त रात हो जाती है तो स्ट्रीट लाइट की उनको जरूरत होती है। अब सी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो सी क्या कहेगा कि नहीं मैं तो रात को बाहर निकलती ही नहीं तो मेरे को स्ट्रीट लाइट नहीं चाहिए, मैं इसकी कॉस्ट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी। लेकिन ए एंड बी कहेंगे हमें तो चाहिए, हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट्स से एक प्रोड्यूसर पी है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर पी क्या करता है, ए एंड बी से पैसे लेता है, ठीक है, एंड वो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सेटअप कर देता है। अब वंस ये स्ट्रीट लाइट सेटअप हो गया, अब सी भी रात को घूमने लग जाएगा क्योंकि देखिए अब सड़क तो सी की भी है, राइट। तो देखिए स्ट्रीट लाइट के बेनिफिट सी ने भी लेना स्टार्ट किया लेकिन सी इसके कॉस्ट में सी ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब प्रोड्यूसर जिसने बहुत ज्यादा पैसा लगाया ये स्ट्रीट लाइट बनाने में, उसको इनकम सिर्फ ए एंड बी से ही मिल रहा है, लेकिन सी जैसे जो लोग हैं वो भी इसको यूज तो कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट को, लेकिन यहाँ पे वो पैसे में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो पी को क्या होगा ना, पी को नुकसान होगा, ये ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा ऐसे पब्लिक कुछ बनाने से,
क्योंकि सब इसके लिए पे करने को तैयार ही नहीं है। ज्यादातर लोग सी जैसे ही होते हैं जो फ्री में ही इंजॉय करेंगे। एक बार स्ट्रीट लाइट लग गया तो ये इंजॉय करेंगे, लेकिन जब कॉस्ट की बात आती है तो ये कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है। तो इसके वजह से पी के पास, प्रोड्यूसर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता कि वो स्ट्रीट लाइट लगाए ज्यादा। तो इसके वजह से ये अक्सर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ही नहीं कई जगह पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मिसिंग मार्केट हो जाएगा। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ये लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो गुड्स की जरूरत है या जो सर्विस की जरूरत है वो एडिक्वेट रूप में प्रोवाइड नहीं होगी बिकॉज ऑफ फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। देखिए, if individual make no offer to pay for public goods, there is market failure in case of these goods and the profit maximizing firms will not produce them, ठीक है। जो इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म्स है, राइट, जिनका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे पब्लिक गुड्स? उनको पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उसके लिए पे ही नहीं करेंगे। तो बना के पब्लिक गुड्स बना के सिर्फ इनको घाटा ही होना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स ये बनाएंगे ही नहीं पब्लिक गुड्स, एंड ऐसे गुड्स फिर मार्केट में बनेंगी ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट फेलियर होगा बिकॉज देयर विल बी एब्सेंस ऑफ मार्केट फॉर दीज। ओके, देखिए, producers are not motivated to produce a socially optimal amount of products if they cannot charge a positive price for them or make profits from them. अगर उसके लिए वो प्राइस नहीं चार्ज कर पाएंगे या प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे पब्लिक गुड्स बनाने के लिए। ओके, सो यू अंडरस्टूड हाउ पब्लिक गुड कॉजेस मार्केट फेल, राइट। अब देखिए, since private goods are excludable, free riding mostly offers in case of public goods only. देखिए, प्राइवेट गुड्स के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम हमें देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करने के लिए यू हैव टू पे, राइट। विदाउट पेइंग आप प्राइवेट गुड्स कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो फ्री राइडर की यहाँ पे बात ही नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, अगर हम मूवी टिकट की ही बात करें तो विदाउट पेइंग क्या आप मूवी देख पाओगे? नहीं, आपको पहले टिकट परचेज करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको थिएटर में एंट्री मिलेगी, है ना। तो प्राइवेट गुड्स के केस में ना कोई भी फ्री में एंजॉय नहीं कर सकता चीजें, दे हैव टू पे, ठीक है। लेकिन पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है कि लोग फ्री में तो एंजॉय करते हैं, राइट, कोई भी उसके कॉस्ट को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। फॉर इंस्टेंस, पार्क का बेनिफिट सबको चाहिए, लेकिन पार्क के मेंटेनेंस के लिए लोग पैसा देने को तैयार नहीं है। तो स्लोली क्या होगा, ये पार्क की हालत खराब होती जाएंगे, पार्क की चीजें टूटेंगी, कोई बनाएगा नहीं, और एंड में ये पार्क बिल्कुल एंजॉय करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ फ्री राइडिंग यहाँ पे मार्केट फेलियर हो जाती है। देखिए, एज सच दो पब्लिक गुड्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, लेफ्ट टू द मार्केट दे विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल और विल बी ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड। तो इस वजह से जो पब्लिक गुड्स है या तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे या फिर अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे। Thus, there is market failure in case of public goods. तो अगर हम सिर्फ फ्री मार्केट को छोड़ दें तो देखिए यहाँ पे मार्केट फेलियर हो सकती है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कभी भी पब्लिक गुड में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पब्लिक गुड के लिए लोग ज्यादातर पे करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए तैयार ही नहीं होते। सो आई होप यू अंडरस्टैंड पब्लिक गुड एंड मार्केट फेलियर, राइट। अब मूव ऑन करते हैं towards the fourth reason for market failure. Okay, now the fourth reason for market failure is incomplete information. देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बायर एंड सेलर को। दिस वाज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है बायर एंड सेलर को रिगार्डिंग द मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा, वो रैशनल डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमाइज हो, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, है ना। लेकिन हमेशा सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो सब लोगों को, ऐसा जरूरी नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। तो जब आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो कोई और पार्टी जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपसे, वो आपका फायदा उठा सकती है, आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकती है इन द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट फेलियर यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, एक बार इसे मिटा दूं मैं। ओके, देखिए,
complete information is an important element of a competitive market. Perfect information implies that both buyers and sellers have complete information about anything that may influence their decision making. However, this assumption is not fully satisfied in real market because of complexity of products and services. देखिए, कभी कभार कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर हम कार्डियक सर्जरी की बात करें तो देखिए, डॉक्टर एंड आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेट्स से, ठीक है. अब डॉक्टर को ज्यादा पता होगा ना कार्डियक सर्जरी के बारे में, आपको तो नहीं पता होगा. तो जैसा जैसा डॉक्टर कहेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा. तो ये कई इंस्टेंसेस हमने इनसे सुने हैं कि सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती लेकिन डॉक्टर करा देते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाना होता है, राइट. तो ये आपका जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था उसका फायदा यहाँ पे डॉक्टर ने उठाया. सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो देखिए जो बंदा फाइनेंस फील्ड से नहीं है उसको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, राइट. अब वो किसी से मदद लेने गया, कोई फाइनेंस बंदे से मदद लेने गया, डायरेक्ट से ब्रोकर से मदद लेने गया, ठीक है. तो ब्रोकर ने उसे वही म्यूचुअल फंड पकड़ाया जिसमें ब्रोकर को ज्यादा कमीशन मिल रही थी. तो देखिए, इस तरह से ब्रोकर ने भी यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज उठाया क्योंकि वो बंदे के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, राइट. तो देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं सबको उसके बारे में जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, राइट. सिमिलरली डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, कभी कभार आप इंफॉर्मेशन पता करना तो चाहते हो लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड deliberate misinformation by the interested parties. और कभी कभार जो पार्टी है वो जानबूझ के आपको मिस इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि हाईली परसुएसिव एडवर्टीजमेंट्स. कुछ एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज्यादा परसुएसिव होती है, आपको गलत जानकारी देती है प्रोडक्ट के बारे में, राइट. जैसे कि देखिए, कुछ बाबा या गुरु होते हैं जो कहते हैं कि हम कैंसर को क्योर कर देंगे हमारे आयुर्वेदिक दवा से, है ना, जो कि एक हाईली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है. तो कभी कभार ऐसे एडवर्टीजमेंट्स या ऐसे चीजों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है और इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वन पार्टी, राइट. और जब भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो दूसरी पार्टी जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा. इंफॉर्मेशन फेलियर रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर, ठीक है. ओके, अब ये जो सिचुएशन है ना जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स, the two party in the transaction, if they do not have equal information regarding the product or service, तो उसको हम asymmetric information कहते हैं, ठीक है. देखिए, अगर इनके पास equal information है, same information है, तो ये symmetric information हो जाता है, ठीक है. यानी कि there is balance, there is symmetry in the information that two parties have. लेकिन अगर दोनों पार्टी के पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें बैलेंस नहीं है, यानी कि अगर एक पार्टी के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर, तो उसको हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है. देखिए, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन occurs when there is an imbalance in the information between buyer and seller. That is, when the buyer knows more than the seller or the seller knows more than the buyer. तो जो ये imbalance है ना, ये buyer के साइड से भी हो सकता है, यानी कि sometimes buyer knows more, एंड ये सेलर के साइड से भी हो सकता है, यानी कि समटाइम्स सेलर नोज मोर देन द बायर. अब इसके वजह से क्या होगा, देखिए, दिस कैन डिस्टॉर्ट चॉइसेस, यानी कि जो बंदे के पास कम इंफॉर्मेशन है वो एक फेयर चॉइस या इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं बना पाएगा क्योंकि पूरी जानकारी उसके पास नहीं है, राइट. एंड जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो मैनिपुलेट कर सकता है दूसरे बंदे को टू मेक सर्टेन चॉइसेस क्योंकि वो ज्यादा जानता है ना. तो इस तरह से एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस या करेक्ट चॉइस, राइट, आप नहीं ले पाओगे इफ यू डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है. चलिए, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की. देखिए, द लैंडलॉर्ड नोज मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज दैन द टेनेंट्स, है ना. अक्सर जो लैंडलॉर्ड है जिसकी प्रॉपर्टी है, राइट, खुद की प्रॉपर्टी के बारे में उसको ज्यादा पता होता है, और जब टेनेंट्स प्रॉपर्टी देखने आते हैं तो मे बी लैंडलॉर्ड सर्टेन चीजें नहीं बताए, जो डिफेक्ट्स है मे बी वो नहीं बताए, राइट, सो दैट टेनेंट कन्विंस हो वो प्रॉपर्टी लेने के लिए. तो देखिए, इस तरह से जब लैंडलॉर्ड के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है एंड दे आर नॉट रिवीलिंग इट टू द टेनेंट्स, तो टेनेंट एक इन्फॉर्म्ड चॉइस यहाँ पे नहीं बना पाएगा, है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. सिमिलरली
A borrower knows more about the ability to repay the loan than the lender. एक borrower जो पैसा borrow कर रहा होता है उसे सबसे ज्यादा अच्छे से पता है कि वो पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, है ना, कब लौटा पाएगा उसे ज्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू दी लेंडर. तो अगेन यहाँ पे बोरोवर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है देन द लेंडर, राइट. सिमिलरली अ यूज्ड कार सेलर नोज मोर अबाउट द व्हीकल क्वालिटी देन द बायर. जिसकी गाड़ी है, जिसने यूज किया है गाड़ी या जो यूज्ड कार सेल करता है उसको ज्यादा पता होता है कि किस टाइप की व्हीकल है उसके पास, यानी कि व्हीकल की क्वालिटी क्या है, राइट. एंड देखिए जो बायर है उसको इतना नहीं पता होता. तो जो यूज कार सेलर है वो सर्टेन डिफेक्ट्स छुपा के बायर को कन्विंस करा सकता है बाई करने के लिए, है ना. तो अगेन जो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सकता है दूसरी पार्टी को, ठीक है. सिमिलरली देखिए अनदर एग्जांपल इज जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बायर नोज मोर अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ देन द इंश्योरेंस कंपनीज. देखिए आप एक पॉलिसी लेने जा रहे हो लेकिन आपकी हेल्थ में ऑलरेडी खराबी है कुछ, ठीक है, ऑलरेडी आप सफर कर रहे हो सर्टेन हेल्थ सिचुएशन से, लेकिन ये चीज आप इंश्योरेंस कंपनी से छुपा के आपने पॉलिसी लिया. तो इससे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी के डिसीजन है वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं हुई क्योंकि उसको आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में ऑलरेडी नहीं पता थी, राइट. अगर पता होती तो मे बी वो हायर प्रीमियम चार्ज करते, बट आपने छुपा के लो प्रीमियम में ही इंश्योरेंस ले लिया. तो देखिए जिस यहाँ पे क्या हुआ, जो इंश्योरेंस कंपनी है इनको नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, राइट. Similarly, some traders may possess insider information in financial markets. Insider information क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स को पहले से ही पता होती है कि कौन से शेयर की प्राइस ऊपर होने वाली है, कौन से नीचे, यानी कि पक्का जानकारी होती है उनके पास, ठीक है. स्पेक्यूलेट करना अलग बात है, गेस करना अलग बात है, लेकिन अगर उनके पास ठोस सबूत हो कि इस शेयर की प्राइस इतने से बढ़ने वाली है एट दिस पर्टिकुलर डेट, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहते हैं. अब ये हार्मफुल क्यों होता है, क्योंकि जिनको इन्फॉर्मेशन पता होती है ना वो ये इन्फॉर्मेशन की मिसयूज करेंगे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए क्या करेंगे. अब जैसे लेट्स से कि उनको पता है सर्टेन शेयर की प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड लेट्स से, तो वो क्या करेंगे, दूसरे बंदे को कन्विंस करेंगे कि एबीसी लिमिटेड का शेयर सारा ये इनको बेचे, ठीक है, ये खरीदना चाहेंगे एबीसी लिमिटेड के शेयर बाकी लोगों से, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इसका फायदा लेंगे. तो जो दूसरी पार्टी थी जिसको नहीं पता थी ये इन्फॉर्मेशन, राइट, तो वो तो नुकसान में चली गई ना, क्योंकि जिस शेयर के प्राइस बढ़ने वाली थी उन्होंने प्राइस बढ़ने से पहले उन्होंने बेच दिया, राइट. तो देखिए इस तरह से जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे बंदे का मिसयूज कर सकता है. तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की डेंजर यहाँ पे आपने देख ली, राइट. देखिए these are situation in which one party to a transaction knows a material fact that the other party does not. This phenomenon is an important source of market failure. Okay, अब asymmetric information की वजह से exactly कैसे market fail होगी वो जानने के लिए आपको दो central concept जानना पड़ेगा regarding asymmetric information, that is adverse selection and moral hazard. तो ये दो चीजें ये कहाँ से आती है, ये आती है बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है. एंड यही दो कारण की वजह से क्या होगा, मार्केट फेल होगी. तो चलिए ये हम समझते हैं डिटेल में, स्टार्टिंग विद एडवर्स सिलेक्शन. ओके देखिए अब वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज एडवर्स सिलेक्शन. एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है कि गलत चीजों की सिलेक्ट करना या फिर ऐसे चीजों की सिलेक्ट करना जो कि आपके सेल्फ इंटरेस्ट के एडवर्स है, खिलाफ है, राइट, आपको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं दे रहा. देखिए asymmetric information generates adverse selection and affect a transaction before it occurs. देखिए when one party to a contract or negotiation, say X, possesses information relevant to a contract or negotiation that the other party Y does not have, the expected value of the transaction is known more accurately to X due to asymmetric information. तो देखिए X के पास ज्यादा नॉलेज है रिगार्डिंग अ ट्रांजैक्शन देन पार्टी Y. तो इसकी वजह से क्या होगा, then the party which has more information, that is X, may take advantage of Y's ignorance and this could potentially put the ignorant party Y at loss. तो X क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके पास
उसके बेसिस में वाई का यहाँ पे वो फायदा उठा सकता है। एंड जो इग्नोरेंट पार्टी है वाई, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है। खुद प्रॉफिट कमाने के लिए वाई को लॉस दिला सकता है। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है इन रियल लाइफ। ओके, देखिए अब एक कॉमन एग्जाम्पल जो एडवर्स सिलेक्शन के लिए दिया जाता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अक्सर अलग अलग प्रीमियम चार्ज करती है विद डिफरेंट कस्टमर्स, राइट। देखिए जिनका हाई रिस्क होता है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनको ज्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। एंड जिनका लो रिस्क होता है, उनको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं होते ज्यादा, तो उनसे कम प्रीमियम दिया जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है, राइट। लेकिन कभी कभार इंडिविजुअल्स जो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अपने आप को लो रिस्क बताते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन छुपाते हैं कंपनी से और अपने आप को लो रिस्क कैटेगरी में दाखिल कर लेते हैं एंड लो प्रीमियम वो आप पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंसान ने ऐसा किया, लेट्स से ये इंडिविजुअल ने ऐसा किया, राइट, अब ये एक्चुअल में तो ये हाई रिस्क है, राइट, तो थोड़े टाइम पे अब क्या हो जाएगा, इसको मेडिसिनल इमरजेंसी हो जाएगी, ठीक है, लेट्स से। अब ये कौन भरपाई करेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगा, राइट। अब ए ने प्रीमियम तो लो दिया लेकिन कंपनी से भरपाई ज्यादा ले रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, ये कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि इसको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले से, राइट। तो ए जैसे कई सारे लोग हैं जो ऐसा करेंगे एंड धीरे धीरे कंपनी को नुकसान होता जाएगा। तो कंपनी क्या करेगा यार, वो कहेगा सब मिलके हमें मामू बना रहे हैं तो हम भी ऐसा नहीं सहेंगे, हम सबके प्रीमियम को राइज कर देंगे, अब हमें अपना जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करनी है, वी विल इंक्रीज द प्रीमियम फॉर ऑल। तो अब इसमें लेट्स से एक बी था जेन्युइन इंसान, वो एक्चुअल में लो कैटेगरी में फॉल करता था, एक्चुअल में उसकी प्रीमियम लो ही चाहिए थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दी, सबके प्रीमियम इंक्रीज करा दी। तो बी को भी यहाँ सफर करना पड़ रहा है, उसकी भी यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हो गई है। दो एक्चुअली ही वाज नॉट चीटिंग, ओनली ए चीट कर रहा था, बट बी ऑल्सो हैड टू सफर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी और के एक्शन की कॉन्सिक्वेंस किसी और को सफर करना पड़ रहा है, राइट। तो ये एक मार्केट फेलियर हो जाता है। सिमिलरली कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे एक ही जैसे चीटिंग एक्टिविटी की वजह से इतना ज्यादा नुकसान होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ही इनको बंद करनी पड़ती है, इनको दुकान, अपना जो दुकान है वही बंद करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस ही मिलने बंद हो जाएगी मार्केट में। तो यहाँ पे मिसिंग मार्केट की केस भी हो सकती है इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। तो देखिए इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से किस तरह से मार्केट को यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अब थ्योरी में कैसे लिखी गई है आपके में, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इन अ सिचुएशन where health insurance companies can accurately assess bias health risk, they could set low premium for low risk individuals and high premium for high risk individuals। देखिए अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास फुल इंफॉर्मेशन होती लोगों के हेल्थ के बारे में, राइट, तो लो रिस्क को वो लो चार्ज करते प्रीमियम, हाई रिस्क को हाई चार्ज करते। However, insurance companies often lack complete information about applicants' health, making it difficult to differentiate between these two groups, right? तो अक्सर उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो वह एक्यूरेटली हाई रिस्क एंड लो रिस्क नहीं सेग्रीगेट कर पाते। Now, due to the tendency of people with higher health risk to obtain insurance coverage to a greater extent than person with lesser risk, the proportion of unhealthy people in the pool of insured people increases। तो देखिए जो अनहेल्थी होते हैं ना वही अक्सर सीख करते हैं इंश्योरेंस, क्योंकि उनको ही डर होता है कि कल को कुछ हो जाएगा तो उनके पैसे ना चला जाए, है ना, उनकी प्राइवेट, उनकी जेब से पैसे ना जाए, तो अक्सर वही इंश्योरेंस कवरेज लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो इंश्योर्ड लोग हैं ना उनके पूल में ऐसे अनहेल्थी लोग ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ अनहेल्थी पीपल increases। Now, in such situation, an insurance company extends insurance coverage to an applicant whose actual health risk is substantially higher than the risk known by the insurance company। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पता होगा, उनको तो लग रहा है कि कम रिस्की होगा इस इंसान का, लेकिन एक्चुअल में सब्सटेंशियली हायर रिस्क इंडिविजुअल्स को वो कवरेज दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए
by not revealing the actual state of health, an applicant is leading the insurance company to make a decision on coverage of premium costs that are adverse to the insurance company's management of financial risk. क्योंकि देखिए एप्लीकेंट ने सर्टेन इंफॉर्मेशन छुपाई है, तो इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी की डिसीजन है वो उनके फाइनेंशियल हेल्थ के खिलाफ थी, एडवर्स थी, राइट। वो हाई रिस्क से भी शायद लो प्रीमियम चार्ज कर रहे थे, जो उनके कंपनी या उनके प्रॉफिट मेकिंग के लिए एडवर्स ये चीज थी, है ना, उनके फाइनेंशियल रिस्क के खिलाफ ये जा रहा था बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ राइजिंग क्लेम्स फ्रॉम अनहेल्दी पूल prompt insurers to raise premium, causing healthy individuals to opt out of coverage. अब क्योंकि उन्होंने ये गलत सिलेक्शन किया, राइट, उन्होंने सिर्फ अनहेल्दी लोगों को ज्यादा कवरेज दिया, तो अब उनको क्लेम्स भी ज्यादा आएंगी, है ना, क्योंकि अनहेल्दी लोग जो है वो तो बीमार पड़ते रहेंगे, तो क्लेम्स ज्यादा आएंगी, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होंगी, और जब नुकसान होगी तो ये क्या करेंगे, प्रीमियम रेज करेंगे, और जब ये ज्यादा प्रीमियम रेज करने लग जाएंगे ना, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है वो कवरेज लेना ही बंद कर देंगे, ठीक है। दिस साइकिल कंटिन्यूज, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनहेल्दी इंश्योर्ड इंडिविजुअल एंड पुशिंग प्रीमियम इवन हायर। तो ऐसे क्या होगा कि हेल्दी लोग ने तो कवरेज लेना ही बंद कर दिया, तो जो लोग इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं वो ज्यादातर अनहेल्दी लोग ही रहेंगे, ठीक है। एंड देखिए अब अनहेल्दी लोग रहेंगे तो ये अगेन ज्यादा क्लेम करेंगे, राइट, तो अगेन जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी को और हायर करनी पड़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो ये इंश्योरेंस की सर्विस हो रही है ना, ये बहुत हाई कॉस्ट में मिल रहा है सोसाइटी में, तो राइट प्राइस में यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, राइट। और जब गुड्स एंड सर्विस राइट प्राइस में नहीं मिल पा रहा तो उसे हम मार्केट फेलियर कहते हैं। एंड इवेंचुअली इंश्योरर्स मे स्टॉप ऑफरिंग कवरेज ऑल टुगेदर, लीडिंग टू अ मिसिंग मार्केट। और अगर ज्यादा ही नुकसान हो गया तो शायद वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना ही बंद करे, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो अगर वो बेचना ही बंद करे तो ये मिसिंग मार्केट की केस हो जाएगी। टू रिमेन प्रॉफिटेबल, इंश्योरर्स वुड नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन आइडेंटिफाइंग रिस्क, फर्दर ड्राइविंग अप कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। एंड अगर ये इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिटेबल रहना है तो उनको अच्छे से सेग्रेगेट करना पड़ेगा कि कौन हाई रिस्क है, कौन लो रिस्क है, राइट। एंड अच्छे से सेग्रीगेट करने के लिए इनको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, कॉस्ट लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये कॉस्ट लगाएंगे तो अगेन ज्यादा ये कॉस्ट अंत में वो क्या करेंगे, कंज्यूमर को ही ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हायर प्रीमियम। तो इस तरह से देखिए जो प्राइस है, जो इंश्योरेंस सर्विस की प्राइस है वो हाई होती जाएंगी, या इन सर्टेन केसेस मिसिंग मार्केट भी हो सकती है, तो इस तरह से मार्केट फेलियर यहाँ पे हो जाती है। So I hope you've understood this example, right? Okay, now another common example of adverse selection is the used car market, जिसको हम लेमन्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, the lemons problem introduced by George Akerlof highlights how asymmetric information affects the used car market. तो used car market को ये कैसे affect करेंगे, देखिए, sellers know more about the quality of the cars than buyers. Since buyers can't fully assess the car's condition, they assume there is a risk of buying a lemon, यानी कि poor quality car, and offer a price based on the average quality of used cars. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि used car market में सेलर को ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है क्वालिटी ऑफ द कार देन बायर, राइट। सेलर को ज्यादा पता होता है कि किस क्वालिटी की कार वो बेच रहा है, बायर को नहीं पता होता। और कई बार तो बायर को एसेस करना भी नहीं आता कि कार की कंडीशन कैसी है वो देख के बता भी नहीं पाते, राइट। तो जब भी बायर सेकेंड हैंड कार खरीदने जाते हैं ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वो एक खराब क्वालिटी की कार खरीद ले, है ना। तो वो ये पहले अज्यूम करके चलते हैं कि जो गाड़ी में खरीद रहा हूँ हो सकता है कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की ना हो सकता है वो पुअर क्वालिटी की हो, यानी कि वो लेमन हो। पुअर क्वालिटी की गाड़ी को हम लेमन कहते हैं, क्योंकि ये रिस्क हमेशा बायर के दिमाग में रहता है। तो इसलिए बायर हमेशा क्या करेगा, कम से कम प्राइस में गाड़ी खरीदने की कोशिश करेगा। दे आर ओनली विलिंग टू ऑफर अ लो एवरेज प्राइस, ठीक है। एक लो प्राइस ही ऑफर करने को तैयार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स, ठीक है। तो देखिए जो यूज्ड कार है वो सोचते वो तो
मतलब एवरेज क्वालिटी की होगी, कोई अच्छी नहीं होगी, तो उसके हिसाब से मैं एक लो प्राइस ही ऑफर करूंगा, ऐसा बायर सोचता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस अनसर्टेनिटी pushes down the market price, discouraging sellers of high quality cars from listing them for sale. क्योंकि बायर हाई प्राइस पे करने को तैयार ही नहीं है, राइट, दे आर नॉट विलिंग टू पे हाई, वो लो प्राइस ही पे करने को तैयार है। तो जो एक्चुअल में सेकेंड हैंड सेलर्स थे, जो एक्चुअल में गुड क्वालिटी कार्स बेच रहे थे, वो अपने गाड़ी को लिस्ट ही नहीं करेंगे फॉर सेल, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कार की जो क्वालिटी है उस हिसाब से बायर प्राइस पे करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में गुड क्वालिटी कार्स है वो सेकेंड हैंड मार्केट में सेल ही नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट ओनली लो क्वालिटी कार्स या फिर लेमन्स रिमेन ऑन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में अब क्या बचेंगी, सिर्फ लो क्वालिटी कार्स ही बचेंगी, सिर्फ लेमन्स ही बचेंगी। हाई क्वालिटी कार तो कोई मार्केट में लाएगा ही नहीं, क्योंकि बायर सिर्फ लो प्राइस ही पे करने को तैयार है, बायर हाई प्राइस पे करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, सो ओवर टाइम क्या होगा, द मार्केट बिकम्स डोमिनेटेड बाय दीज लेमन्स। तो ओवर द टाइम सिर्फ लेमन्स ही रह जाएंगी मार्केट में, लीडिंग टू मार्केट फेलियर where prices drop and high quality cars are driven out। तो एक्चुअल में जो हाई क्वालिटी कार्स है वो मार्केट में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, सिर्फ लो क्वालिटी या लेमन ही रह जाएंगी मार्केट में, एंड दिस कॉजेज मार्केट फेलियर, यानी कि हाई क्वालिटी कार की कोई मार्केट ही नहीं है। ठीक है, जो हाई क्वालिटी सेकेंड हैंड कार होती है तो वो आपको मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। सो दिस विल बी द केस ऑफ मिसिंग मार्केट एंड मार्केट फेलियर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एडवर्स सिलेक्शन। ओके, अब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की दूसरी मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है, मोरल हैजर्ड। देखिए मोरल हैजर्ड में क्या होता है ना, कि लेट्स से दो पार्टीज है ए एंड बी और इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक पार्टी है ए, ये क्या करता है, ये ज्यादा रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो इसकी रिस्की एक्शन की कॉन्सिक्वेंस है वो बी को बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ए के एक्शन की कॉन्सिक्वेंस बी को बियर करना पड़ रहा है, एंड दैट इज व्हाई ए इज एंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर, ये सोच के कि मेरे को तो इसका कॉन्सिक्वेंस बियर नहीं करना, मेरे को कॉस्ट बियर नहीं करना इसका, तो इसको हम कहेंगे मोरल हैजर्ड, यानी कि ए ने मोरली इनकरेक्ट वे में बिहेव किया है, जस्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव टू पे फॉर इट्स एक्शंस। ठीक है, देखिए ओके, moral hazard occurs when one party in an agreement takes risk or behaves irresponsibly because they don't bear the full consequences of their actions. These consequences fall on the other party. It happens when a person's actions after a transaction are hidden from or unobservable by the other party, creating an opportunity for risky behavior। तो देखिए ये रिस्की बिहेवियर तभी कर पाएगा जब ए के जो एक्शन है ना वो बी से हिडन है। अगर बी को साफ साफ दिख रहा होता है इसकी रिस्की बिहेवियर, तो बी कभी भी पे करने के लिए तैयार नहीं होता ए के लिए, राइट। ए की जो रिस्की बिहेवियर है उसका कॉन्सिक्वेंस बी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। अब क्योंकि बी को नहीं दिख रहा है ए के एक्शंस, तो दैट्स व्हाई ए क्या कर रहा है, रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व कर पा रहा है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इन द इंश्योरेंस मार्केट मोरल हैजर्ड रिफर्स टू चेंजेस इन द इंश्योर्ड पर्सन्स बिहेवियर आफ्टर बाइंग इंश्योरेंस which increases the likelihood of a loss. For example, a driver with comprehensive insurance may drive less carefully knowing that they are protected from full cost of an accident। तो देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोरल हैजर्ड का। लेट्स से आप ए हो, ठीक है, आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, इंश्योरेंस लिया आपने बी से, आपने गाड़ी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया। अब इंश्योरेंस लेने के बाद ना आप बहुत ही रेकलेसली ड्राइविंग करने लग गए, ठीक है, आपकी ड्राइविंग जो है वो बहुत ही रेकलेस है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये रेकलेस ड्राइविंग की कॉन्सिक्वेंस है, अगर कोई भी आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, राइट, तो इसका बियर कौन करेगा कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बियर करेगा बी, दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब देखिए अब आपने गाड़ी ठोक दी कहीं पे और आपने बी को जाके कहा कि देखिए बहुत भीड़ थी और किसी ने मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की और एक इंसान को बचाने के लिए मैंने इस तरह से ठोक दिया। अब बी क्या करेगा, बी को तो नहीं दिख रहा ना कि आपने जानबूझ के रिस्क लिया है,
आपने रेकलेसली ड्राइव किया है, एक्चुअल में आप गलत सिचुएशन में फंस गए थे, बी को नहीं पता। अब बी तो आपका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले इंश्योरेंस ले रखा था, राइट। अगर बी को पता होता कि आप ऐसे रिस्की काम करोगे या अगर आपके एक्शन को ऑब्जर्व कर पाता तो वो कभी आपका ये क्लेम पे नहीं करता, राइट। वो कहता कि आपने जानबूझ के रेकलेसली ड्राइव किया है, मैं नहीं पे करूंगा। लेकिन बी को नहीं दिख रहा ना, बी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई ही इज पेइंग फॉर योर रेकलेस बिहेवियर। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं मोरल हैजर्ड, ठीक है। ओके, सिमिलरली इन हेल्थ इंश्योरेंस people might not care about the cost of medical treatments, whether the doctor charges excessive fee or uses inefficient and costly procedures as a part of healthcare because the insurer pays for them, leading to higher insurance premium for everyone. Similarly, आपने health insurance लिया है, right? और देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है ना, जब भी आपकी मेडिसिन बिल आती है तो ये मेडिसिन बिल कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इसको पे करना है, तो अगर डॉक्टर कोई भी एक्सेसिव चार्ज कर रहा है तो भी आप इतना मतलब नहीं करोगे, राइट। अगर डॉक्टर ने कुछ भी मेडिसिन लिख दिया, आप सब कुछ ही खरीद रहे हो, आप मतलब आप ड्यू डिलिजेंस भी नहीं कर, आप देख भी नहीं रहे हो कि डॉक्टर ने गलत कहा है, सही कहा है, ये खर्चा करना जरूरी है नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है। जो भी डॉक्टर कहेगा आप रेकलेसली उसे करते जाओगे, राइट। जो भी प्रोसीजर की शायद आपको जरूरत भी नहीं होगी, जो टेस्ट की शायद आपको जरूरत भी नहीं होगी, या देखिए दो टेस्ट है जो एक कम एक्सपेंसिव है, एक ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हो सकता है आप सारे एक्सपेंसिव चीजें ही करो जस्ट बिकॉज यू नो कि इंश्योरेंस कंपनी सारा कॉस्ट बियर करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होती जाएगी, राइट। और वो एंड में वो क्या करेगा, वो अपना प्रीमियम ही इंक्रीज कर देगा। तो इसकी वजह से जो मार्केट में इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सबके लिए इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है मोरल हैजर्ड की कि आपके केयरलेसनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ योर केयरलेस और योर रिस्की बिहेवियर, थर्ड पार्टी को यहाँ पे आपकी कॉन्सिक्वेंस बेयर करनी पड़ रही है, आपकी कॉस्ट उनको उठाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से देखिए पूरी मार्केट में ही प्रीमियम हाई हो रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। तो देखिए, इफ द कंपनी could costlessly monitor the behavior of the insured, it can charge higher fees for those who make more claims. देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी सबकी बिहेवियर मॉनिटर कर पाता, राइट, जो लोग ने इंश्योरेंस लिया है उन सबकी बिहेवियर ठीक से मॉनिटर कर पाता, तो वो हायर फीस चार्ज करता फॉर दोज हु मेक मोर क्लेम्स। जो जानबूझ के ज्यादा क्लेम करते हैं उनको वो पहले ही हायर फी चार्ज करता है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, बिकॉज इंश्योरर्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट इजीली मॉनिटर एवरी इंश्योर्ड पर्सन्स बिहेवियर आफ्टर द पॉलिसी इज इशूड। This makes it hard for insurers to distinguish between genuine claims and those resulting from careless behavior. तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वो जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सा केयरलेस बिहेवियर की वजह से क्लेम आया है एंड कौन सा जेन्युइन एक्चुअल क्लेम है। तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो सबके ही प्रीमियम को इंक्रीज कर देंगे। देखिए, therefore the expected outflow in terms of insurance claims is higher and the insurance companies may be forced to increase premiums for everyone or may at the extreme even refuse to sell insurance at all, which is the case of missing market. तो देखिए, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास दो ऑप्शन रह जाती है, या तो सबके लिए वो प्रीमियम बढ़ा दे, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान फेस करनी पड़े तो इंश्योरेंस सेल करना ही बंद कर दे, विच विल लीड टू मिसिंग मार्केट, यानी कि इंश्योरेंस की मार्केट ही सिर्फ नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आपको मोरल हैजर्ड भी आई होप समझ आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में ना अक्सर एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जाती है। क्या किया जाता है कि देखिए, एग्जाम्पल दी जाती है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि क्या वो एडवर्स सिलेक्शन के एग्जाम्पल है या फिर मोरल हैजर्ड की एग्जाम्पल है। तो बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल कई कबार सिमिलर दिखता है। अब देखिए, एडवर्स सिलेक्शन में भी इंश्योरेंस की एग्जाम्पल आ सकती है, मोरल हैजर्ड में भी आ सकती है। तो पता लगाने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप देखो कि आपके एग्जाम्पल में जो इंफॉर्मेशन फेलियर है वो बिफोर द ट्रांजैक्शन हुआ है या आफ्टर द ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है।
अगर इंफॉर्मेशन फेलियर बिफोर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो एडवर्स सिलेक्शन की केस है। लेकिन अगर आफ्टर ट्रांजैक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऑलरेडी आपका ट्रांजैक्शन है, राइट, ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर आफ्टर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन फेलियर हो रही है तो वो मोरल हैजर्ड की केस में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में करेक्ट आंसर दे सकते हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अब हमने मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ लिया, सारे मार्केट फेलियर के कारण भी हमने देख लिया, राइट। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट फेलियर को खत्म कर सकता है, हाउ इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर, तो वो हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगी फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 और सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए, जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है अपने मॉड्यूल में। सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट है और 15 यूनिट्स एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगी। यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की, एंड जो क्वेश्चंस है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है, तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी। और देखिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो देखिए, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा। तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैथ्रो इकोनॉमिक्स पे। और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में। आप बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगी, आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से, और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो। एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज। तो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कॉमेंट में भी मिल जाएगा। तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। सो गाइज, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे अक्सर अपने डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।